इब्राहिम, जुर्म सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ नादिया सबूही। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बहुत सारे इमदादी कैंप लगा रखे हैं। गली मोहल्लों में, सड़कों पर लोग इमदाद जमा कर रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीरबाला के मकाम पर, जो कि पेशावर का नवाही इलाका है। यहाँ पर भी एक रज़ाकार ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगाया था और कोशिश की जा रही थी कि जितनी भी इमदाद मिल सके तो वो सैलाब मुतासरीन को पहुँचाई जा सके। ताहम इसके बरक्स दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर आए और फरहान नामी जो रज़ाकार था, जो यहाँ पर इतने दिन से चंदा जमा कर रहा था सैलाब मुतासरीन के लिए ताकि उनकी मदद की जा सके, इंसानियत की खिदमत की जा सके, नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने आकर उस पर फायरिंग की। यही नहीं, उसके साथ जो और साथी थे उनको भी ज़ख्मी किया। ताहम फरहान जो रज़ाकार था और चाहता था कि सैलाब मुतासरीन की मदद करे, उसको मौत के घाट उतार दिया। पीरबाला के रिहायशी फरहान, जो कि 30 साल उनकी उम्र थी, उनको इमदादी कैंप लगाने और वहाँ पर वो इमदादी सामान जमा कर रहे थे मुतासरीन सैलाब के लिए। वहाँ पर नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, फायरिंग करते हैं, जिससे उनके साथी भी ज़ख्मी होते हैं, जबकि फ़रहान जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़रहान के वालिद, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा कर्ब में मुब्तला हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसा गम मिला है जवान औलाद की अचानक मौत का। उनसे भी हम बात करेंगे। उनके जो भाई हैं उनसे भी मालूम करेंगे कि आया फ़रहान या आप लोगों की किसी के साथ फ़रहान की आपस में ख़ानदानी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तो हम बात करेंगे फ़रहान के वालिद से। पहले ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि फ़रहान को गोली लगी है, किसी ने मारा है? जी मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारा पूछा हाल। ये शाम का टाइम था, तो 9 बजे हमें जवाब मौसूल हुआ कि अभी आपका बेटा ज़ख्मी हुआ है, ये चौक में, आप आ जाए। हम इसके पीछे चला गया हॉस्पिटल गया, लेकिन वो मेरा ख्याल इधर या रास्ते में जन बहक हो गया था। तो फिर मैं गया उधर से मालूम करके कि वो, तो फिर मैं वो भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। हम घर आया वापस, इधर थोड़ा इधर उधर करना था। तो मेरे से किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना किसी के साथ दुश्मनी किया। ये मैं अफरीदी कबीले से हूँ, लेकिन इधर मैं आबाद हूँ 1990 से। इस गांव में सबसे पूछ भी सकते हो किसी का। फरहान एक रज़ाकार था, वो तो इंसानियत की खिदमत करता था। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा धचका नहीं है कि एक ऐसे बंदे के जिसका कोई नाकसूर था, इंसानियत का वो हमदर्द था, तो उसको कोई इस तरह कत्ल कर देता है? दचका तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ा दचका है। और बदकिस्मत बाप होते हैं कि जवान बेटे का जनाजा उठाते हैं। इसी हाल में तो माँ बाप का जनाजा उठाते हैं जवान औलाद। हमने बच्चों का जनाजा उठाया। इस चीज़ को उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया, क्योंकि उसका हमने दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ जंग लफड़ा नहीं है। तो इससे मालूम ये है कि हमारा साथ ज़्यादती हुआ ना। तो ये अभी इंशाल्लाह इधर इदारे भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रियासत है। इंशाल्लाह इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो अपना तफ्तीश करे और मुलज़िम को देखे, मुजरिम को देखे, कौन सा मुजरिम है, हमारा क्यों ऐसा किया। हम मकतूल फ़रहान के भाई से मालूम करेंगे और पूछेंगे कि फ़रहान किस तबीयत का बंदा था और आया जो अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या उनके साथ ताउन हो रहा है। ये बताइएगा कि आपका भाई जो था, जवान भाई आपका गया, उसके बच्चे कितने थे और ख़ानदान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटे हैं, एक 2 महीने की बेटी है। और दोस्त अहबाब उसका माशाल्लाह बहुत थे, क्योंकि हमेशा से ही यही रज़ाकार में घूम रहे थे बग़ैर किसी ज़ाती लालच के। 1 रुपये की लालच उसको नहीं थी, लेकिन खुदाई खिदमतगार थे। बाकी जिसने किया है उसने जुल्म किया है। ये एक हमको तसल्ली है कि भाई मरा है, शहीद मरा है, किसी की मदद करने के लिए निकला था, उस रास्ते में मरा है। जान तो वैसी भी जानी है, जिधर भी हो वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन अच्छी जगह में गया है तो इस एक चीज़ का हमको फ़ख्र है। और दूसरा ये कि मैं अक्सर इधर होता भी नहीं हूँ, मुल्क से बाहर रहता हूँ। हमने कानून और देखे हैं और मुल्कों के भी। इधर का थोड़ा निज़ाम सुस्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम एसएचओ साहब से मिले, उन्हीं तफ्तीश के सिलसिले में अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। बाकी पार्टी की सतह पे वो लोग एहतजाज करेंगे
वो क्या ये जुल्म नहीं है कि एक इंसानियत की खिदमत करने वाले को इस तरह बेकसूर उसको मार दिया जाता है? आपको हमसे ज़्यादा इल्म है, क्योंकि मीडिया वाले जिधर भी होते हैं ऐसे वाक़यात उधर सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। हमारी स्पेशल ये KPK में जो आजकल के हालात है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी गुनाह क्या है और जिसने मारा है उसने क्यों मारा है। अच्छा, कुछ आइडिया है जो उसके साथ थे फरहान के साथ, तो क्या इनसे रकम छीनी गई है, इमदादी सामान भी छीना गया है, मोबाइल? नहीं जी, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। उसके साथ 3 बंदे और भी ज़ख्मी हैं। हम इधर आने से पहले उन्हीं लोगों की इयादत के लिए गए थे। अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। और रकम शकम कुछ भी नहीं छीना है, बस सीधा आके ये 780 में आता है दहशतगर्दी है जी, सीधा फायर करके निकल गए। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप पर फायरिंग के नतीजे में मकतूल जो फरहान है उस केस के हवाले से जितनी मालूमात है वो हम लेंगे मुतल्लिका थाने से और मालूम करेंगे कि आया पुलिस ने अब तक क्या किया है, और पुलिस को जब इत्तला मिली तो क्या था, ये वाक़या भी हमें बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पुलिस ने अब तक क्या काम किया है, इस पर क्या कार्रवाई की है और पेशरफ्त किया। सर, ये वाक़या है क्या? इस तरह हुआ है कि चंद दिन पहले ये पीरबाला चौक में इसी तरह कैंप लगाया था सैलाब ज़दगान के लिए, और उस पर कुछ मोटरसाइकिल सवार आए, उसमें फायर किए, इसमें 2 बंदे ज़ख्मी हुए, एक की मौत हुई। तो पुलिस अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ फेलू पर लगे, कैमरों में भी काम कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे और जो मुल्ज़िमान हैं वो अपने कैब करदार को पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमदादी कैंप लगाया था फरहान ने, मकतूल ने अपनी तरफ से इंसानियत की खिदमत की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून के अंदर रह के करनी चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पे गली कूचों में इमदादी कैंप लगाए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ामिया के इल्म में हो कि कहाँ कहाँ कैंप लगाए गए। एक मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद लेनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात भी ना हो, क्योंकि पुलिस को भी इल्म नहीं था मुतल्लिका। बिल्कुल सर, बस इस तरह आपकी बात सही है। जो इन लोगों ने गली कूचों में लगाए थे, इनको चाहिए कि इंतज़ामिया से रब्ता करे और बाकायदा तौर पर एक ऐसी जगह पर जिनको सिक्योरिटी मुयसर हो सके तो कैंप लगानी चाहिए जी। ये आपकी बात है। तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पुलिस कब तक गिरफ़्तार कर लेगी मुल्ज़िमान को? इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द। तो हमारे मुख्तलिफ फेलू से में तफ्तीश शुरू है अभी, और जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लेंगे। सर, दफ़ात कौन सी लगी है? तो इस पर 302 दफ़ात लगे, 324 लगे इसे। ये दहशतगर्दी की बिल्कुल, हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमेशा से ही दहशतगर्दी के लिए उसकी जो जंग है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, उसमें उसकी कारकर्दगी हमेशा से ही बेहतरीन रही है। बहुत सारे हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने ख़ानदानों को इसी तरह सुगवार छोड़कर सिर्फ मुल्क कौम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। ताहम इस वक्त जो मकतूल फरहान का केस है उसमें भी मुतल्लिका जो थाना है कि पुलिस काम का यही कहना है कि हमारी जो तफ्तीश है, जो तहकीकात हैं वो जल्द मुकम्मल भी की जाएंगी। जो जदीद खतूत पर जो तहकीकात की जा रही हैं जल्द मुल्ज़िमान तक भी पहुंचा जाएगा। ताहम पुलिस का यही कहना है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुतासरीन के लिए पुलिस की भी मदद ली गई है, तो जो सैलाब के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी कैंप लगाए जा रहे हैं तो वो कम अज़ कम इतने जो लगाने वाले हैं उनको चाहिए कि वो ज़िले इंतज़ामिया को भी और मुतल्लिका थानों को भी आगाह करके उनसे इजाज़त लेके NOC लेके इस तरह के कैंप लगाएं ताकि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और यही एक अलमिया है कि जो पीरबाला के मकाम पर जो सैलाब ज़दगान के लिए उनकी इमदाद के लिए जो कैंप लगाया गया था वो बग़ैर NOC के था, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नहीं पहुँच सकी थी। अगर यहाँ पर जिन्होंने सिक्योरिटी के अगर इंतज़ामात के हवाले से अगर पुलिस से रब्ता किया होता या उनसे सिक्योरिटी मांगी होती तो ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता। ताहम इससे बढ़कर ये कि मकतूल फरहान के इस सानहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत जो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उसमें अब सैलाब ज़दगान की जो इमदाद के लिए जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं उनके लिए NOC को लाजमी करार दे दिया गया है।
थरपारकर में गैर कानूनी तौर पर सूद की लेन देन का जो कारोबार है वो वैसे तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, मगर कुछ सालों से इस कारोबार करने वालों और सूद पर पैसे देने और लेन देन करने वालों के दरमियान काफ़ी मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह ख़ास तौर पर जो तलाई जेवरात हैं जो कि सूद पे रखे जाते हैं, जिन पर पैसे उठाए जाते हैं, उनका है। क्योंकि वक्त बढ़ने के साथ साथ और उनकी जैसे जैसे कीमत में इजाफा हो गया है तो उनकी वापसी के मसाइल सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से थरपारकर पुलिस और समाजी तंजीम की जानिब से एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें थर भर की इलाकों से, थर की 7 तहसीलों से ऐसे अफराद जो जिनकी शिकायत मकामी पुलिस स्टेशन पर दर्ज थी और उनके अलावा भी लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन अफराद से और उसी के साथ ही हम बात करेंगे पुलिस गैर कानूनी सूद का जो कारोबार है उसको रोकने के हवाले से और कारोबार करने वालों की हौसला शिकनी करने के हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है और क्या पेशरफ्त सामने आई है। मैं मसला यह लेकर आया हूँ यहाँ पर जो मिठी शहर में जी, मेरी मजबूरी थी, मेरी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी और इसकी वजह से मैंने 2,60,000 रुपये उठाए थे। और क्या रखा था उनके पास? उसके पास गोल्ड रखा था, एक हमारी वाइफ की कंठी थी और 2 अंगूठी थी और 3 टिक्के थे और 2 मर्दानी मुंडी थी। वज़न 6-7 तोला होगा कम से कम। किस साल में रखे? 2024 में रखे थे और अभी भी उसको मैंने पैसे भी दिए और सूद के साथ मैंने पैसे दिए। वो कह रहा है कि मेरे आपको दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है। मैं पुलिस के पास गया था और एप्लीकेशन भी दी और एप्लीकेशन भी मैंने फॉरवर्ड की और उन्होंने रिसीट भी की और ये मेरे साथ है, ये रिसीट मैंने करवाई है, लेकिन तो वो डेट को करवाई है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? और रिसीट करवाने के बाद वो कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये दिया है पुलिस को, वो कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे गिरफ्तार भी नहीं कर पाएगी। तो मैं एसपी साहब को भी ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये मसला जल्दी हल करें। आप अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करे, आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बेशक तैयार है हम। बताएं आपका क्या सर, है? मैंने भी मेडिकल इमरजेंसी में 4 रिंग्स दिए थे, तो इसको जब मैं इसका हिसाब देने मेरे पास जब पैसे हुए थे, मैं तो लोकल शहरी हैं, हम तो कारोबारी हैं, मैं उसको पैसे देने गया, वो ब्याज जो सूद होता है ना उसका हिसाब भी कुछ उल्टा सीधा कर रखा था। मतलब आपने कितने पैसे उठाए, अब कितने मांग रहा है? सर मैंने एक 180 उठाए थे, अभी वो 4-5 लाख मांग रहा है, मगर उसका हिसाब से बनता है 280 बनता है। फिर अच्छा, वो आप सूद का जो लेन देन है बेशक गैर कानूनी है, वो आप देने को तैयार हैं? जी हाँ, वो भी मैं देने को तैयार हूँ, मगर वो मेरे मटेरियल है, जो मेरा जो गोल्ड है, 4 रिंग्स है मेरी, उसका वज़न अभी भी 2.5-3 तोला होगा। तो अभी उसकी मालियत कितनी जाके बनी? मालियत उसकी 7-8 लाख रुपए होगी, 7-8 लाख रुपए होगी। आपने पुलिस को कंप्लेन की है? जी हाँ, मैंने पुलिस को कंप्लेन भी की थी, एसपी साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, जिस पे डीएसपी साहब ने एफआईआर का ऑर्डर भी जारी किया था, मगर वो एफआईआर वगैरह नहीं हुई। फिर से बस हम अपने काम में बिज़ी हो गए, बस वो अब हमारा जो गोल्ड है वो हड़प करने के चक्कर में है, जो सूद वाला। सूद की लेन देन का जो मामला है वो इस हद तक गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है कि यूँ एक चेन बनी हुई है, जिस तरह हमें बताया गया है या जो लोगों से बात हुई है। 2% से ये कहानी शुरू होती है और जाके 6, 7, 8, 10% पर माहाना जो सूद का कारोबार है उसकी चार्जिंग चलती है। गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इंसानी हुकूक के काम करने वाले इदारों की जानिब से जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई, इन वाक़ियों को रिपोर्ट किया गया, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई और वो अपने जब मसाइल लेकर सामने आए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट काशिफ। ये सूद के हवाले से जो मामला हैं उनको समाजी अपने फोरम से उठा रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर इन मसाइल के कानूनी पहलुओं और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन पर बात करके अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम काशिफ से जानेंगे अभी तक जो फाइंडिंग्स है वो क्या सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, शुक्रिया गनी साहब। बात यह है कि बेसिकली सूद का कारोबार आज नहीं सालों से चल रहा है, लेकिन अभी जो हो रही है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सूद के कानून की वायलेशन हो रही है और कानून के हद के दायरे में रह के अगर बैंकिंग सिस्टम में इवन इंटरनेशनल तौर पे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, दुनिया भर से कर्जा होता है, न सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ जो यहाँ के मिडिल मैन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं
और थरपारकर के ख़ास तौर पे, और अब पूरी सिंध में सूद का बिजनेस है, लेकिन थरपारकर में गांव में जो लोग हैं और लोगों से जो एक्टिव लोग हैं वो मिस्कीन गरीब लोगों को जो है आगे लेके सूद लेके और उनको फंसा देते हैं। अच्छा, ये मसाइल लोगों से हमने जाने, आप ये बताइएगा कि कानूनी पहलुओं से आप कुछ समझाएं हमारे नाजरीन को कि अगर किसी बंदे को शिकायत है और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है तो इस वक्त क्या प्रैक्टिस चल रही है, वो किस तरह से पुलिस को अप्रोच करे? देखो, पहले तो बात यह थी कि जब ये इशू सामने आया, लोग सामने आए, लोगों को डर ख़त्म हुआ कि भाई इसकी बात करनी चाहिए, तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में मैं भी था, और वो हमने थरपारकर की पूरी जो है वो रिसर्च की और चारों तालुकों में हम गए। अच्छा, ये कमेटी कब बनी थी और कब आपने? ये आज से 2 साल पहले बनी थी और पिछली गवर्नमेंट में, और जिसमें तो हम 3 बंदे थे और अयूब खुसरो साहब में और एक फ़ीमेल खातून, और हमने चारों तालुकों में जाके लोगों से मिल के, हम सूद लेने वालों से भी मिले और जो सूद देते हैं उनसे भी मिले, पुलिस से भी मिले, सहाफ़ियों से मिले, वकला से मिले, सबसे मिले। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट हमने सिंध गवर्नमेंट के पास सबमिट की थ्रू ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उनकी चीज़ा चीज़ें हैं, मैं उस रिपोर्ट में हमने जो चीज़ें सामने आई वो आई कि मिडिल मैन का एक पूरा ग्रुप है, वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जो लोग देखे हैं माने, और रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। और इसीलिए हमने सिंध गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप जो है इनके लिए स्पेसिफिक लॉ स्पेशली लिए बनाया जाए, तो उन्होंने फिर एक्ट बनाया 2023 का कि भाई प्राइवेट ख़ास तौर पे मनी लैंडरिंग होती है उसको कैसे कंट्रोल की जाए। और प्राइवेट मनी लैंडरिंग का मकसद यह है कि लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और वो गोल्ड रख के जाते हैं। आज भी आपने देखा 60-70% गोल्ड गया है, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोले, 50 तोले। अब ये जो इतने मुश्किल हालात में, ज़ाहिर है लोग मुश्किल हालात में उठाते हैं तो बीमारी होती है तो उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट अमल दरामद हो रहा है जो। अच्छा, अब हमारा जो कानून है वो उस कानून के तहत FIRs भी हुई हैं, और लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस कंप्लेंट सेल थरपारकर में। SSP थरपारकर की जानिब से इस कंप्लेंट सेल में इस तरह की जो शिकायत हैं, जो सूद की लेन देन के मसाइल हैं, उनको सुनने के लिए और हल करने के लिए सेल कायम किया गया है। और मेरे साथ मौजूद हैं कंप्लेंट सेल के इंचार्ज राना राठौर। उनसे मालूम करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर कंप्लेंट्स आती हैं और क्या तरीक़ेकार होता है कंप्लेंट दर्ज करने का और लोगों की क्या मदद की जाती है। अर्ज़ ये है कि जो भी इधर हमारे पास कंप्लेंट सेल के जो एप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो सादा सा एक पेपर हो, कोई मसला नहीं है, वो हम देखते हैं कि हमारी जो हमारे अफसर हैं SSP साहब की पॉलिसी है उस हिसाब से पहले उनको हम कॉल करते हैं, नहीं तो हम SHO को मतलब बाकायदा फॉरवर्ड करते हैं कि भाई इनका मसला हल करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एप्लीकेशन जो हम देते हैं ना वो SHO के पास जाते भी नहीं, वो फिर चले जाते हैं अपने गाँव वडेरों के पास, फिर उधर मसला नहीं हल होता तो फिर शिकायत करते हैं। लेकिन लोगों की शिकायत अपनी जगह है कि उनकी जो कंप्लेंट्स है उन पे अमल दरामद कम हो पाता है। तो हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार, ये आप बताइएगा कि जो कंप्लेंट्स है उन पे किस तरह से फास्टली अमल हो ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। सूद के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है ज़्यादातर वो बंदे जो अभी रिसेंट नहीं रखा हुआ गोल्ड, कोई किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, लेकिन उनके पास कोई भी एविडेंस हो ना वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। उसी हिसाब से हमें कुछ दुश्वारी पेश आती है इंक्वायरी के दौरान। अच्छा, जिनके खिलाफ आपने एक्शन लिया वो किन बेसिस पे लिया, किस तरह से उन तक पहुँचे? वो इंक्वायरी की गई उनकी प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ जो सबूत मिले थे हमें उस आधार पर हमने लीगल एक्शन लिया हुआ है। अच्छा, तो उसमें कौन से तलाई ज़ेवरात के मसाइल थे, कैश रकूम के थे, दीगर असेट्स के थे? ना ज़ेवरात के थे, ज़्यादातर यहाँ पे जो है ज़ेवरात के इशू होते हैं। अच्छा, तो इस वक्त ज़्यादा इश्यूज़ सामने आए हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो इसका क्या सबब हो सकता है? ज़्यादा अभी जो खुली कचहरी हुई थी उस हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो तकरीबन इस साल 21 कंप्लेंट हमें जो सूद की रिसीव हुई थी, उसमें तक 7 कंप्लेंट जो है हमने उसको इधर ही जो कंप्लेंट सेल के अंदर जो रिट्रेस किया, उन दोनों फरीकन जो थे उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने जो है विड्रा हो गए कंप्लेंट के ऊपर, उनके जो ज़ेवरात थे उन्होंने वापस कर दिए, वो उनके अपनी मर्ज़ी पे। बाकी एक पे हमने लीगल एक्शन लिया हुआ है जो अभी रिसेंट मिट्टी थाने पे FIR हुई है। बाकी
5 इंक्वायरी जो अभी अंडर प्रोसेस है, चल रही है। कंप्लेंट सेल के अफसरान से हमारी बात हुई। इनका कहना है कि चूँकि जो सूद का कारोबार है वो गैर कानूनी तौर है, जिसके अंदर पेचीदगियाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस के कंप्लेंट सेल से लोग रब्ता करें और उनकी दरख्वास्तों की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में एक पुलिस एहलकार के ऐसे कत्ल की जिसका अब तक कातलों का सुराग नहीं लग पाया है। हम उसी एहलकार के घर के सामने मौजूद हैं और मेरे बाएं जानिब अब जो कैमरामैन हमारा दिखाए कि ये घर है उनका, जहां पर उनकी चंद रोज़ पहले लाश मिली और अहले खाना उस वक्त घर से ही नहीं बल्कि शहर से भी बाहर गए हुए थे। इस तमाम सूरत हाल में अब तक क्या सूरत हाल हुई, क्या पेशरफ्त हुई, ये वाक़या कैसे आया और पुलिस एहलकार की कत्ल की तफ्तीश में उसके ख़ुद के साथी पुलिस एहलकार कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, ये हम मालूम करेंगे इनके वर्सा से, अहले खाना से और रिश्तेदारों से। हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप तो इनके कज़न हैं, आपका नाम मोहम्मद असगर। असगर साहब, ये मुझे बताइए क्या सूरत हाल हुई, क्या वाक़या क्या हुआ, किस तरह पता चला आपको? आप उस वक्त तो अहले खाना थे भी नहीं, घर में घर बंद था। जी हाँ, तो हमें मोहल्लेदारों ने बताया कि आपके भाई वगैरह की लाश छत के ऊपर है। तो हम यहाँ पे जब पहुँचे तो भाई की लाश वगैरह देखी, हमने पुलिस को इत्तला की। इत्तला करने के बाद पुलिस आई है, फिर 1122 पूरी टीम आई है और CID वगैरह मुख्तलिफ एहलकार वगैरह आए। तो इन्होंने जांच पड़ताल की, सारे मुआयना किया, सब कुछ किया इन्होंने। इसके बाद डेड बॉडी को लेके गए सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल करवाया अपना, इसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम कराने के बाद हमें बताया गया कि भाई के सर वगैरह में फायर हुआ, गोली लगी हुई है। तो हमें तो मतलब होश ही उड़ गया कि ये हुआ क्या है। तो ज़्यादा अब पुलिस इनकी जांच पड़ताल करेगी, हमें हमारा इंसाफ दिलाया जाए। और मतलब जब घर खुला तो उस वक्त उनकी लाश ऊपर थी, छत के ऊपर, और सर में गोली लगी हुई थी। उस टाइम पे तो पता नहीं, पोस्टमार्टम के बाद ही हमें पता चला कि इन भाई को गोली लगी हुई है ना। तो अब ज़्यादा पुलिस को चाहिए कि हमें इसकी तहकीकात करे और हमें बताए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ है, और हमें हमारा इंसाफ दिलाए। सबसे दिलखराश बात यह है कि इस एहलकार जो हैं जिनकी सर में गोली लगी, लाश मिली थी घर में, उनके 3 नन्हे बच्चे हैं। एक 10 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा है और 1 साल की बेटी है। घर का वाहिद कफील, कमाने वाला, पूरे घर को चलाने वाला वो दुनिया में नहीं रहा और तफ्तीश वहीं अटकी हुई है जहाँ से शुरू हुई थी। इस केस के मुद्दई जो हैं, जो उनके ससुर भी हैं और मामू भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब्दुल सत्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब, क्या सूरत हाल है, क्या बोलते हैं आप? असल में बात ये, हमारे गस्कर भाई ने इतला दी तो अब्दुल जब्बार फौत हो गया। हम जैसे घर से आए, देखा तो बहुत मजमू था इधर, उस वजह पे जो लाश छत पे थी, हम किसी से बात नहीं कर सके। असल में छोटे छोटे बच्चे भी है, इसके इंसाफ की जाए। हम अपील करते हैं वज़ीर आला को, IG सिंध को, बिलावल जरदारी को, इस बच्चों का इंसाफ किया जाए। ये सुनों का कमान वाला कोई भी बंदा नहीं है, यतीम बच्चे बेवा, का इंसाफ किया जाए। कितने अर्से पहले शादी हुई थी और क्या मतलब क्या समझते थे कि अब तक मामला कहाँ जा रहा है? शादी को तकरीबन 12 साल हो गया है, ठीक है। मामला अभी हमारा कोई पता नहीं पड़ता है, इस वजह जो इन सब बच्चों का इंसाफ किया जाए। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद या इस मर्डर के बाद अब तक कितनी मरतबा आपसे रब्ता किया? पुलिस ने हमारे को रब्ता नहीं किया, अभी तक नहीं रब्ता किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि कई रोज़ गुजरने के बाद पुलिस ने सिर्फ 2 काम किए हैं। एक तो ये कि FIR, कत्ल की FIR इनके ससुर की मदियत में दाखिल कर ली, वो भी जो जब ये मामला सामने आया 16 अगस्त को, उसके 3 रोज़ के बाद। और अब बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट इनको दी नहीं गई और अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई। पुलिस कांस्टेबल उनकी एहलिया और बेवा से और उनकी वालिदा से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। आइए। मेरे शोहर के कातिलों को ढूंढ निकालो। और हम घर पे नहीं थे, किसने मारा ये नहीं पता हमें। मेरी 13 अगस्त को रात को बात हुई थी और इसके अलावा मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा बाबा शुगर का मरीज़ है
और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम 2 ही हैं घर में। हमें इंसाफ चाहिए। ईमानदार थे, कभी घर में कुछ नहीं लाते थे। लोग कहते हैं ना पुलिस वाले ये लेके आते, वो कभी नहीं। इतना ईमानदार थे, कभी कुछ भी नहीं किसी से लिया, बल्कि कहते थे लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, और मुझे पूरी तनख्वाह दे, मैं अपने बच्चों का कर सकूं, और मेरे बेटे को उसके पापा की नौकरी दे, बड़ा होगा। मेरे यही, मुझे इंसाफ दो। पुलिस ने कितनी मरतबा रब्ता किया, आपसे क्या बताया? जिस दिन इनका दफन किया गया उसी दिन आई थी पुलिस, उसके बाद हमारे पास नहीं आई है घर पे। मीरपुर खास के इलाके सैटेलाइट टाउन में 35 साला पुलिस कांस्टेबल की घर की छत से मिलने वाली लाश का मामला अब तक हल नहीं हो सका। हुकाम बता रहे हैं कि ये एक बहुत मिस्टीरियस, मशकूक और तकरीबन डेड केस है, जिसकी तफ्तीश में अब तक बाकायदा कोई अमली तौर पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। एसएसपी मीरपुर खास ने एक डीएसपी सैटेलाइट टाउन की सरबराही में 4 रुकनी तफ्तीशी कमेटी बना दी है, जो इस केस की तफ्तीश कर रही है। इस वक्त हम डीएसपी सैटेलाइट टाउन के ऑफिस के सामने मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, बताते हैं कि पूछते हैं उनसे कि ये सारा क्या मामला है, तफ्तीश कब तक और कहाँ तक आगे बढ़ सकी है, और इस पूरे मामले पे उनकी बतौर हेड तफ्तीशी टीम उनकी क्या राय है। आइए हमारे साथ बात करते हैं। असलम जागीरानी, डीएसपी सैटेलाइट टाउन मीरपुर खास। ये जो पुलिस कांस्टेबल अब्दुल जब्बार का मैटर है, तो अभी तक तो एक मुअम्मा बना हुआ है। देखें, ये जो है अपना पुलिस कांस्टेबल, ये 2014 की अपॉइंटमेंट है इसकी, और 16 तारीख को इसको रात को बॉडी जो है हमें मिली है, जो हमें मालूम हुआ। 16 तारीख से पहले 9/8 को इसके घर वाले जो हैं गए थे इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सिजावल में, जहाँ इसकी बहन की शादी वगैरह हुई है, तो 9 तारीख को वहाँ गए। तो 13 तारीख को आखिरी कॉल है इनको, अपने वाइफ की और वालदा की, जो हमें सीडीआर मिली है। 13 तारीख को इसको आखिरी कॉल भी है। तो जब इनका राब्ता मुनक़्क़द हुआ घर वालों के साथ, तो इन्होंने फिर पड़ोस में कॉल करके कहा कि ये कॉल अटेंड जो है नहीं करा 2 दिन से। फिर पड़ोस वाले आए, और उस रात को बारिश भी थी, तो बहुत स्मेल हो गई पड़ोस में, और बहुत बड़ी गर्मी थी। तो जब वो अपना पड़ोस वाले छत पे गए, तो देखा तो इसकी डेड बॉडी पड़ी है। फिर और लोग भी आए, घर वाले भी, इसके और जो रिश्तेदार थे, इसके मामू थे, ससुर थे, चाचा थे, और क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी, ये की कम्युनिटी, सुमरू कम्युनिटी लोग रहते हैं। तो अब देखें, 2 दिन में बॉडी इस तरह जो है वो सड़ गई कि बॉडी के बंदा करीब नहीं जा सकता था, इतनी स्मेल थी, और उसमें काफ़ी सारा जो है मामला बिगड़ गया। तो हमें एक जो है ब्लड में नज़र आई, जो उसके पाँव की तरफ जो है ब्लड जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी बारिश भी थी, तो हमने समझा पानी है या पीप है। तो रात में ये मालूम नहीं हो रहा था, और उस वक्त ये अपना मालूम नहीं हो सका कि इसको बुलेट है या कोई चीज़ है। थोड़ा बहुत हमने उस वक्त को देखा, और पूरी छत को हमने ढूंढा कि अगर कहीं से इसको फायर लगा है, क्योंकि उस वक्त ये तस्दीक नहीं थी कि इसको फायर लगा है। उसके बावजूद भी हमारी क्राइम सीन जो है यूनिट है, काफ़ी मजबूत यूनिट है, उसमें मैं वहाँ मौजूद था उसी टाइम पे, एसएचओ था, काफ़ी पुलिस टीम थी, काफ़ी हमारे एक्सपर्ट थे। हर जाविये से हमने देखा कि कोई अगर ये वारदात हुई है तो वारदात किस तरह हुई है। उस वक्त ये हम तय नहीं कर सके। एक बिस्तर पे लेटा हुआ था, एक तकिया उसके साइड में था, और एक तकिया दूसरे तकिए के ऊपर पड़ा था, और साइड में उसकी पानी की बोतल पड़ी थी। जूस की बोतल थी, लेकिन हमने चेक की तो उसमें पानी की बोतल है। तो उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए वहाँ से पिक किया। वो पूरे का पूरा बिस्तरा, तकिए और पानी की बोतल, ये पूरी हमने सीज की हुई है। सर, अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइएगा कि इस सूरत हाल में कि अब तक आपको कोई एविडेंस नहीं मिली, कोई शहादत नहीं मिली, ये डेड केस है, इसके हल होने के कितने फीसद चांसेस हैं? देखें, एविडेंस जो है 3-4 किस्मों की होती है। एक होती है आई विटनेस, एक होती है डिजिटल एविडेंस, एक होती है साइंटिफिक एविडेंस, एक होती है मटेरियल एविडेंस, एक होती है सरकमस्टेंस एविडेंस। तो ये तमाम जावियों से हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं। अब जैसे सीडीआर है, और अगर हमें इसमें जियो फेंसिंग कराने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये टाइम ही रात का है, और ज़ाहिर है इसमें जियो फेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें ये डिजिटल तरीके से भी हमें बहुत सारी एविडेंस मिलेंगी। उसके रिश्तेदार हमारे साथ जो है राब्ते में हैं, तो
हम ये कोशिश करते हैं कि उनके पास अगर कोई ऐसी बात हो, इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो या टारगेटेड है या कि कोई और इसमें सबब है, तो बिल्कुल हम इसमें हम यकीन रखते हैं कि हम और अपना पुरुमीद है। ज़ाहिर है मर्डर है और सरकारी मुलाजिम है, पुलिस कांस्टेबल है, तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। पाकपतन से मैं हूँ मुराद खान आसिम। थाना मलकांस के इलाका बाईवाल में 10 अगस्त को नामालूम मुलजम ने एक 70 साल शख्स को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस टीमें मौका पर पहुंच गई और क्राइम सीन का जायज़ा लिया। मौका से सबूत जमा कर लिए। मुअम्मर शख्स के खौफनाक अफसोसनाक कत्ल की तफ्तीश के दौरान होशरबा इंकशाफात सामने आए। मुलजम अल्ताफ़ ने अपनी बीवी के आशना इफ्तिखार को रास्ते से हटाने के लिए 70 साल नज़ीर अहमद को, जो खेतों में सोया हुआ था, उसे कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और मौका पर एक पर्ची फेंक दी जिस पर उसकी बीवी के आशना का नाम दर्ज था। पुलिस मलका हंस ने मकतूल नज़ीर के बेटे मुस्तफ़ा की मदयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया। पुलिस ने मौका वारदात से मिलने वाली पर्ची के हवाले से इफ्तिखार को भी शामिल तफ्तीश किया तो उसने वाक़या से लाज़मी का इजहार करते हुए बताया कि उसकी एक शख्स अल्ताफ़ की बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसने ही मुझे कत्ल में फंसाने की कोशिश की है। जिस पर पुलिस ने मुलज़म अल्ताफ़ को शामिल तफ्तीश किया तो उसने इतराफ़ जुर्म कर दिया। जी मैं साथ मौजूद हूँ DPO ऑफिस में। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं DPO पाकपतन जवेद पाकिर साहब। इनसे मालूम करते हैं कि एक वाक़या पिछले दिनों पेश आया था मौजा बाईवाल में। वहाँ पे एक मोहम्मद शख्स को नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया था। इस अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने बड़ी मेहनत की और बहुत सारा रोल जो है वो DPO साहब पाकपतन का है, जिन्होंने इस वाक़े को बहुत सीरियस लिया और संजय कत्ल के हवाले से खुद इस मामले को देखा। तो इनसे पूछते हैं ये कैसे ट्रेस हुआ और कैसे असल मुल्ज़म तक आप पहुँचे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुराद साहब। ये अफसोसनाक वाक़या ये मलका हांस की जुरिस्डिक्शन में हुआ। पुलिस को इतला मिलती है कि एक नज़ीर नामी शख्स को नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया है। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, SHO, DSP, SP इन्वेस्टिगेशन और मैं मौके पे पहुंचते हैं। फ़ौरन फोरेंसिक की टीमों को कॉल कर लिया गया। फोरेंसिक की टीमों ने एविडेंसें कलेक्ट की। ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक पर्स हमें मिला। जो पर्स खाली था उसमें एक ही चिट थी जिस पे एक नंबर लिखा हुआ था। डेड बॉडी को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। जो मकतूल था उसके बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और सराउंडिंग में जितने सस्पेक्ट थे 5-6 उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो नंबर था जब उसको चेक किया गया तो वो एक इफ्तिखार नामी शख्स का नंबर था, तो उसको भी हिरासत में लिया गया कि ये नंबर है आपका, आपने कत्ल किया है। उसने कहा मैंने तो कत्ल नहीं किया, ना मकतूल से मेरी कभी नाराज़गी हुई है। तो जिस तरह आप दिल करें आप तफ्तीश करें, मैं क़यामत तक इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बड़े कॉन्फिडेंस होके उसने जवाब दिया। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उससे क्वेश्चन किया गया कि आया आपकी कहीं किसी से मुखालफत तो नहीं है? तो उसने कहा मेरी मुखालफत है एक अल्ताफ़ नामी शख्स से। क्या मुखालफत है? उसने कहा कि उसकी बीवी से मेरे ताल्लुकात है। तो गाय बगाए नाराज़गी भी होती है, गालम गलोच भी होता है। तो हमने फिर फ़ौरन अल्ताफ़ को हिरासत में लिया। जब अल्ताफ़ को हिरासत में लिया तो अल्ताफ़ ने फ़ौरन बता दिया कि ये कत्ल मैंने किया है और इस वजह से किया है कि इसमें इफ्तिखार फंस जाएगा। इफ्तिखार का नंबर यहाँ रखता हूँ, पुलिस यही समझेगी कि ये इफ्तिखार ने कत्ल किया और इफ्तिखार चलान हो जाएगा। इस तरह मैं बदला जो उसने मेरी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, इस तरह मैं बदला भी ले लूँगा और इफ्तिखार चलान भी हो जाएगा। तो मैंने कत्ल किया, अल्ताफ़ ने कहा मैंने कत्ल किया। तो फिर अल्ताफ़ की निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद हो गया। अभी वो रिमांड पे है और इंशाअल्लाह प्रोसिक्यूशन से मिलकर उसने चूँकि नाहक कत्ल किया है वो एक एग्जाम्पल कैब। मैं हूँ अमजद सईद, प्रोग्राम जुर्मो सदा के लिए कमालिया से। महकमा फूड अथॉरिटी की जानब से मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दूध जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत का अहम हिस्सा है। गर्मियों के मौसम में दूध की तलब में भी इजाफ़ा हो जाता है और इसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे में दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए
बाद जो दूध फरोश हैं वो मुख्तलिफ इसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूध की मिकदार बढ़ जाती है और ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता जाता है और शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज हम इस टीम के साथ देखेंगे, इन्होंने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध की चेकिंग के लिए नाके लगाकर दूध फरोशों को चेक कर रहे हैं और जो मुद्रे सेहत दूध है उसको तलब भी किया जा रहा है और जो इसमें मिलावट माफिया में मुलव्वस पाए जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़ कमालिया सर्कल के मुख्तलिफ थानों में FIR का अंदराज भी करवाया जा रहा है और इसके साथ साथ इन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो ऐसे अफराद की हमें निशानदेही करें ताकि इन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। महकमा फूड की जानिब से जो मिलावट दूध माफिया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में हम मौक़िफ़ जानने के लिए कमालिया मिल्क एसोसिएशन के सदर मुर्तज़ा भट्टी साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि जो इनकी अंजुमन है वो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ कर रही है और महकमा फूड की जानिब से जो इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इनके बारे में ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जी मुर्तज़ा भाई बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क एसोसिएशन का मैं सदर बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी दुकानदार की सपोर्ट या किसी भी दोधी जो है उसकी सपोर्ट नहीं करूँगा जो अडल्ट्रेशन या मिलावट करता है, तो ऐसे बंदे की मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, बाकी जितने भी दुकानदार हैं उनका तकरीबन तमाम दुकानों का सैंपल लाहौर भिजवा चुके हैं लेबॉर्ट्री में और किसी दुकान की कोई इशू ऐसा नहीं आया कि उसमें कोई मुज़र सेहत चीज़ पाई गई हो। बाकी इस दुकानदार तकरीबन तमाम काम अच्छा कर रहे हैं। जो डायरेक्ट घरों में दे रहे हैं दूधी वो उनमें पानी की मिलावट हो सकती है लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेहत के लिए मुज़र हो। और बाकी जो लोग ऐसा काम करते हैं मिलावट वाला, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, महकमा भी करे, जो महकमे की है वो कर सकता है उनके ख़िलाफ़। मैं उनकी सपोर्ट नहीं करूँगा जो लोगों की सेहत के साथ खेलते हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये जो लोग मिलावट करते हैं ये किन अशिया की करते हैं? आप तो कह रहे हैं कि आप तो नहीं करते, लेकिन जो लोग ये करते हैं वो दूध में कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल करते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग बर्फ़ डाल लेते हैं या पीछे जहाँ से वे घरों से लेकर आते हैं वो तो पानी डाल लेते हैं। इसके अलावा शहर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन लोगों का ज़्यादातर तल्लुक शहरी इलाकों से है या देही इलाकों से? नहीं, ये जो दूध का काम करते हैं ये देही इलाकों से लेकर आते हैं, शहर में सप्लाई करते हैं और जो दुकानों वो सब अपना हर बंदा टेस्ट करके दो दुकान अपने दुकान पे रखता है और कोई जो महकमा फूड है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक सेल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी टोपा टेक सिंह यासर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इन्होंने आज शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो दूध फरोश हैं उनकी चेकिंग की है। आइए इनसे जानते हैं कि इस खुसूसी मुहिम के दौरान इन्होंने क्या कार्रवाइयाँ की है और ये जो मुज़रे से दूध है ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए कितना ख़तरनाक है। आइए इनसे जानते हैं। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हदायत पर और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सर आसिम जावेद की हदायत पर टीमें फील्ड में मुतहरिक है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर डेली दूध की चेकिंग की जाती है और गाड़ियों का दूध चेक किया जाता है। हमारे पास ये जदीद लैक्टोस्कैन मशीन है जिसके ज़रिए इसका एनालिसिस किए जाते हैं ऑन स्पॉट और अगर क्वालिटी के पैरामीटर पर फेल हो तो दूध के ऊपर एक्शन एज पर SOPs लिया जाता है और जो दूध मिलावट वाला होता है उसको हम मौके पर ज़ाया कर देते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें हम मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 12 FIRs का अंदराज कर चुके हैं। 13,000 लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। कुछ ऐसी दुकानें जहाँ पे सफाई सुथराई और हाइजीनिक के इश्यूज़ ज़्यादा थे उनको हमने बंद भी किया है और इसके अलावा जितने भी दूध बरदार गाड़ी हैं सबका दूध चेक किया जाता है। मुज़र से दूध को मौके पर तलब कर दिया जाता है और इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुज़र सेहत केमिकल्स मिले हैं जो कि 925 kg थे और इसमें बनास्पति घी है जो कि ये दूध बनाने में इस्तेमाल करते थे और इस तरह के बहुत सारे
केमिकल्स हैं जिनको हमने कब्जे में लेके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सर, ये दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए किन अशिया का इस्तेमाल करते हैं? सर, इसमें ये स्किम मिल्क पाउडर है और मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, ग्लूकोज है और ये भी जो है आपका वेजिटेबल ऑयल है, उसका एडिशन करते हैं और इससे ये मिकदार बढ़ाते हैं। और बाज़ औक़ात इसमें ये जब पानी ज़्यादा मिला लेते हैं तो इसको गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। राजनपुर से मैं हूं इलियास रज़ा। मैं इस टाइम कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर हुकूमत पंजाब की तरफ से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी पुलिस की फोर्स यहां पर तैनात की गई है। यहाँ पर खसूसन जो किस्म के दहशतगर्द है या मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो तंजीमें वगैरह उनकी निगरानी के लिए यहाँ पर चेक पोस्टें भी बनाई गई हैं। पर पहले कोई खवातीन यहाँ पर तैनात नहीं थी, इस फोर्स में खवातीन को भी तैनात किया गया है और जो यहाँ पर खवातीन के मसाइल वगैरह होते थे उनको भी देखा जाएगा। वेस्टर्न बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इन खवातीन को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और मेरे साथ ये खवातीन भी मौजूद है। ये वो ट्राइबल इलाका है जहाँ पर खवातीन को तालीम के लिए बहुत मुश्किलात होती थी, लेकिन यहाँ पर पहली दफ़ा ये खवातीन यहाँ पर ये इस कोटी पुलिस में तैनात हुई हैं और अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रही हैं। मेरे साथ इस टाइम पुलिस एहलकार भी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये बताएं कि पहली दफ़ा इस इलाके में आप आए हैं तो कैसा मुश्किल लग रहा है या आपको अपने आप पर फ़ख्र है? यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और हम नहीं पढ़ने दिया जाता। हमारे कबायली इलाके हैं तो हम एग्जाम्पल हैं उन बच्चियों के लिए, वो आगे बढ़ें, कर सकती हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। जी, इनका कहना है कि हमें अपने आप पर फ़ख्र है और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं और हम मेहनत करेंगे और अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मेरे साथ इस टाइम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की दफ़ेदार भी मौजूद है। मैं ये आप बताएं कि किस तरह आप यहाँ पर आए हैं और ट्रेनिंग कैसी मुश्किल थी, आसान थी, कैसे किया? नहीं, मुश्किल थी तो हमारा काम मेरिट भी हुए, हमें बहुत अच्छा भी महसूस हुआ। उसके बाद जो हमारे कमांड साहब हैं मतलब वो बहुत हमारे सपोर्टिव हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। जी, इनका कहना है कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरे साथ इस टाइम बलोच नेवी की भी एहलकार मौजूद हैं। पर जिस तरह क्राइम होता है, ख़वातीन के मसाइल होते हैं, तो उसको कैसे हल किया जाएगा यहाँ पर? यही कि पहले हम उनके लिए एग्जाम्पल हैं, वो देखेंगी, उनको पता चलेगा कि वो भी कुछ कर सकती हैं और अपने मसाइल से वो खुद भी हल कर सकती हैं, निकाल सकती हैं, उन्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये बताएं कि आपको जब भी आपने कलम के बाद आपने हथियार उठा लिया है, तो हथियार उठाने के बाद जो ट्रेनिंग दी गई है तो और ख़ास तौर पे इतना मुश्किल इलाके में आपको ट्रेनिंग के लिए आपको तैनात किया गया, तो कोई डर तो लगता होगा या नहीं है? जी, शुरुआत में तो सबको डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम इस महकमे में आए हैं, हम चीज़ को समझे देखें तो अंदर से बिल्कुल डर ख़त्म हो गया है। तो हम उन औरतों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं जो औरतें घर में खुद कर ज़िंदगी गुजारती हैं, अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकती। हम उनके लिए मिसाल बनना चाहते हैं वो, ताकि खुद भी अपने लिए स्टेप उठाएं। यहाँ पर जो मसाइल थे ख़वातीन के थे ख़ास तौर पर, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को ख़वातीन का कोई मेडिकल करवाना है या उनका कोई केसेस है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इस वजह से इस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ पर से आप देखें कि यहाँ पर इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, असले चलाने की भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको साथ किस तरह दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के साथ मुकाबला करना है उसकी भी साथ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी पुलिस का मारी में तैनात होने के बाद यहाँ पर चौकियाँ भी बना दी गई हैं और यहाँ पर जो पहले सिक्योरिटी के जो मसाइल थे तो यहाँ पर जो लोग आते थे सैर तफरीह के लिए उनके लिए मुश्किलात तो होती थी, लेकिन अब मेरे साथ मकामी अफराद भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताइए यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मसाइल होते थे और ख़वातीन यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हुई है, इसमें इस इलाके को क्या फ़ायदा होगा? इस इलाके को सबसे पहली बात यह, पहले फैमिलीज़ के साथ लोग आने से घबराते थे। अब लेडीज़, ख़वातीन, अफीसरान और सिपाही भर्ती होने के बाद अब मकामी लोग और बहर के लोग अमन है और फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, किसी किस्म की परेशानी ना है, सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ाम है, तहफ़्फ़ुज़ है, किसी किस्म की परेशानी ना है। तो ये बताएं कि यहाँ पर ख़वातीन को बहुत पढ़ाया नहीं जाता, स्टडी नहीं कराई जाती, तो ये ख़वातीन जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हुई हैं तो इनके लिए कोई मसला तो नहीं है? अब लोगों में शऊर आ गया है, अब लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू कर दिया है, अब लोगों ने शहर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। तालीम हासिल करके अब वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में बात और दफ़ेदार और बात और सवार भर्ती हुई हैं।